नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई है, कम से कम दिन बचे हुए हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप हमारे चैनल पे आएँ, बिल्कुल सही आएँ, क्योंकि हम आपकी कम से कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले हैं और एकदम सरल भाषा में बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज़ जो है सारी आपकी तैयारी कराएँगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के साथ-साथ यूपी कैटेट और जो है सीटेट वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका इंटर का, जीवों में जनन। इसका ये तीसरा भाग है। 2 भाग हमने अपलोड कर दिए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो को जा कर के देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, ये सभी बोर्ड परीक्षा के लिए, आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर बोर्ड एग्ज़ाम में ये चैप्टर आता ही आता है। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं और एकदम सिंपल भाषा में आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, अब नहीं कटेगा। सबसे पहले कह रहा है कि लैंगिक जनन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि लैंगिक जनन जो है होता क्या। आप सभी को मालूम है, लैंगिक जनन से आप सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि आप लोग इस प्रकार की जानकारी रखते हैं। वैसे आपको कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, फिर लैंगिक जनन के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। कह रहा है, जीवों में नर और मादा की सहायता से संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में है, अगर लैंगिक जनन की परिभाषा याद रखनी है तो सबसे सिंपल भाषा में है कि जब क्या होता है आपका मेल और जब आपका क्या होता है फीमेल मिलकर के क्रिया करते हैं, तो यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, लैंगिक जनन। क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलने के बाद जब आपका मेल मिलेगा, मेल के साथ आपकी फीमेल मिलेगी, तो आपका क्या होगा, एक नए जो है बेबी यानी कि संतान की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, लैंगिक जनन कहलाएगी। देखिए, लैंगिक जनन जो होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि लैंगिक जनन कह रहा, लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव, विपरीत लिंग का मतलब है, अब भाई मेल है, मेल में लिंग क्या होगा, अलग होगा। फीमेल है आपकी, फीमेल में लिंग क्या होगा, अलग होगा। भाई एक ही लिंग के जीव आपस में संबंध कैसे मनाएंगे, भाई जब दोनों के लिंग विपरीत होंगे, यानी कि नर का लिंग अलग होता है, मादा का अलग होता है। जब विपरीत लिंग वाले होंगे तभी तो निषेचन होगा, तभी तो लैंगिक जनन होगा, तभी निषेचन होगा। बाद में निषेचन के बाद आपका जो है भ्रूण बनेगा। हाँ, ठीक है, तो ये याद रखना है, विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव आगुणित नर मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं, इतना सा है। तीसरा है, कह रहे ये युग्मक आपस में जो है मिलकर के, ठीक है, या एक होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके नए जीव का निर्माण करते हैं, और वही बाद में विभाजन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। अब सीधी सी बात समझिए, लैंगिक जनन में जो है नर और मादा के मिलने से नए जीव की उत्पत्ति की जाती है, और लैंगिक जनन के द्वारा ही बेटा आप अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। भाई आपके माता पिता थे, माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपकी शादी होगी तो आप अपने बच्चे को जन्म देंगे, तो इससे आपकी जो पीढ़ी है वो क्या है, आगे बढ़ती रहती है। जो भी जीव हैं वो अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, उनके लिए लैंगिक जनन आवश्यक होता है। अगर लैंगिक जनन नहीं करेंगे तो उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लैंगिक जनन को हम सहजनन भी कहते हैं, उभय मिश्रण भी कहते हैं, या एम्फिगोनी भी कहा जाता है। ये लैंगिक जनन के अन्य नाम हैं जिनको हम कहते हैं। कह रहा ये जनन अलैंगिक
जनन की तुलना में एक जटिल, विस्तृत और धीमी प्रक्रिया है। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें, एक वीडियो में हम आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर भी समझाएंगे, परंतु यहाँ पे इतना याद रखना कि जो लैंगिक जनन होता है ये एक जटिल और जो है विस्तृत मतलब लंबी और धीमी होने वाली प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन की अपेक्षा। आगे कह रहा, लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वह संतान अपने जनकों अथवा आपस में भी समान नहीं होती। हमने लैंगिक अलैंगिक जनन में पढ़ा था कि जो संतान होती है वो अपने जनक से क्या होती है, समान होती है। किसमें समान होती है, जो अलैंगिक जनन था। परंतु यहाँ पे क्या है, लैंगिक जनन में ये अपने जनक से क्या है, समान नहीं होती है। आगे देखते हैं लैंगिक जनन की जो है, लैंगिक प्रजनन की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो कह रहा है लैंगिक प्रजनन की विशेषताओं की अगर बात कर लें तो लैंगिक प्रजनन की विशेषताओं में सबसे पहले जनक आता है। अब जनक आपको मालूम है भाई, कोई भी संतान उत्पन्न करने के लिए उसके जनक का होना आवश्यक है। भाई जनक का मतलब क्या होता है, माता पिता। जब माता ही पिता नहीं होंगे तो संतान कहाँ से आएगी भाई, सीधी सी बात है। जब माता पिता होंगे तभी तो संतान आएगी। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले लैंगिक जनन की विशेषताओं में आपका जनक आएगा। जनक क्या है, अधिकतम जंतुओं एवं पादपों में लैंगिक प्रजनन आपका जो है द्विभिजनकीय जो है होता है, द्विभिजनकीय होता है, जिसमें दो प्रकार के परिपक्व नर और मादा जनक होते हैं। कह रहा है ये दो प्रकार के परिपक्व, एक नर और एक मादा जो है पाए जाते हैं, उन्हीं को हम जनक कहते हैं। कह रहा अधिकतम पादप निम्न श्रेणी के जीव जो हैं वो कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी, अब देखो बात कर लेते हैं उभयलिंगी। देखो अधिकतर जो भी जीव हैं वो आपके क्या होंगे, एक लिंगी होंगे। कैसे होंगे, एक लिंगी। ठीक है, बात करते हैं एक लिंगी की, या तो आपके कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे, या कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे, या तो आपके कैसे होंगे, उभयलिंगी होंगे। ठीक है, तो एक लिंगी जिनमें एक लिंग पाया जाता है, चाहे नर हो चाहे मादा, एक अंग जिनमें जनन अंग सिर्फ एक पाया जाता हो। द्विलिंगी जिनमें जनन अंग से आपके दोनों पाए जाते हैं। जैसे आपका केचुआ हो गया, केचुआ आपका कैसा है, केचुआ जो है वो आपका द्विलिंगी है। ठीक है, केचुआ आपका कैसा है, द्विलिंगी है। नर और मादा दोनों पाए जाते हैं 14वें और 18वें खंड में, क्योंकि केचुआ जो है खंड वाला जीव है, खंडों में पाया जाता है। एक इसमें 14 में, एक 18वें खंड में आपके क्या जनन अंग पाए जाते हैं। परंतु आपको मालूम है जो केचुआ होता है इसके लिए क्या है, द्विलिंगी होने के साथ साथ जो है इसे जनन के लिए दूसरे जीव की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है बेटा। ठीक है, वो खुद से जनन नहीं कर सकता है, दोनों लिंग होने के बावजूद भी। ठीक है, आगे बात करते हैं लैंगिक जनन के अंग कि लैंगिक जनन के अंग के बारे में अगर हम बात करें कि लैंगिक जनन के जो है अंग कौन कौन से होते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है इसमें दो अंग जो है पाए जाते हैं। एक नर लैंगिक अंग होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है, फीमेल होता है। नर की बात कर लें तो ये वाला देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है ये नर का है, ये नर जनन अंग है, और ये वाला जो भाग है ये आपका मादा जनन अंग है। दो प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। ये आपका किसका है, ये मानव का है, यानी कि मनुष्य का है। ठीक है, ये आपका मेल हो गया और ये आपका फीमेल हो गया। इसी प्रकार से जितने भी जीव हैं उन जीवों में भी आपके क्या होते हैं, नर का मतलब है जो उसमें नर होगा, चाहे कोई भी जीव हो, और उसमें मादा भी होगा और नर भी होगा। ये आपके मनुष्य का है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव में आपके अलग अलग जो है नर और मादा भाग पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद कह रहा है तीसरा चरण है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात कर लें तो कह रहा अर्धसूत्री विभाजन होने से ही जीवों में निश्चित गुणसूत्र संख्या क्या है, बनी रहती है। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग माना जाता है, क्योंकि जो जनन है आपका लैंगिक जनन है वो
अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही आपका क्या होता है, संपन्न होता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के आपका लैंगिक जनन नहीं हो सकता, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो इसी के कारण क्या होती है, निश्चित रहती है। ठीक है, आगे इसको देख लेते हैं। कह रहा गुणसूत्र संख्या बनी रहती है निश्चित में। अर्धसूत्रीय विभाजन न होने पे कुछ पीढ़ियों में ही गुणसूत्र की संख्या अनियमित ढंग से जो है बढ़ने लगती है, जिससे जीवों में जो है अनियमितताएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं। अब कह रहा जैसे मान लीजिए आप देखे हैं कि अगर कोई भी जीव है उसमें गुणसूत्र, प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे मानव में आपके कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, यानी कि 23 जोड़ा होते हैं। और अगर बात करें कहीं कहीं पे आपका 22+1 इस प्रकार से भी लिखा होता है, क्योंकि एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो जनन का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा है अगर मानव के द्वारा जो है आपका संतान उत्पन्न होगी तो उसमें भी आपके कितने, 46 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। 46 के 47 नहीं होंगे, 45 नहीं होंगे। अगर बाई चांस से किसी मनुष्य में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उसमें कमी, कोई ना कोई विकार आ जाएगा, अतिरिक्त अंग उत्पन्न हो सकता है, छंगा हो सकता है। अगर बाई चांस से 46 से उसमें जो है आपके 45 पाए जाते हैं, गुणसूत्र की संख्या कम हो गई, तो बाई चांस से वो क्या है, विकलांग हो सकता है, किसी अंग की कमी हो सकती है। तो गुणसूत्र जो हैं उनकी संख्या जो है प्रत्येक जीव में क्या होती है, निश्चित रहती है। और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये गुणसूत्रों की निश्चित संख्या को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। आगे देखते हैं युग्मक। आगे आपका क्या है, युग्मक है। कह रहा युग्मक वह लैंगिक कोशिकाएं हैं। युग्मक क्या है, युग्मक ऐसी लैंगिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। आगे कह रहा ये हमेशा आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, आपकी कैसी, आगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। आगुणित का मतलब होता है खाली n, द्विगुणित का मतलब होता है 2n, त्रिगुणित का मतलब होता है 3n। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, आपके आगुणित होते हैं। आगे कह रहा है नर युग्मक, जो नर युग्मक मतलब कि नर वाला जो युग्मक होता है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ये वाला आपका बना हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, शुक्राणु बोलेंगे। ठीक है, दूसरा मादा युग्मक जो है ये अचल। ठीक है, मादा युग्मक जो है अचल होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, अंडाणु यानी कि इग बोलते हैं, अंडा। ठीक है, ये आपका हो गया ओव्यूम। ठीक है, ये आपके क्या युग्मक हैं दोनों, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है निषेचन की। देखिए बेटा, आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका 10 से 12 नंबर का जो है पेपर में फंस जाता है हर हालत में, यूपी बोर्ड में खासकर। अगर आप किसी अन्य बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की या किसी अन्य बोर्ड की, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ भी आपका ये सारा सिलेबस सेम है। आप अगर जो है अन्य किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की, तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है कारगर सिद्ध होने वाली है। या आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपकी कम से कम समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे, ये मान के चलिए। एकदम टॉपिक वाइज सभी चैप्टर आपके कराएंगे, हाई स्कूल और प्लस में आपका इंटर दोनों की। अगर आप चाहते हैं कम समय में कैसे पढ़ाई करें, अच्छे नंबर कैसे लाएं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको वीडियो रेगुलर में मिलती रहे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निषेचन की अगर बात करें कि निषेचन क्या है, कह रहे हैं इनमें 2 प्रकार के आगुणित युग्मकों का संयोजन होता है, ये क्रिया निषेचन कहलाती है। सीधी सी बात आपको बताते हैं। कह रहा है जो आपका क्या है, जो आपका शुक्राणु है और जो आपका क्या है, अंडाणु है, जब आपके क्या होते हैं, दोनों मिलते हैं, तब आपका क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका क्या है, शुक्राणु है और ये आपका क्या है, अंडाणु है। जब शुक्राणु अंडाणु आपसे मिलता है तो मिलने के बाद यहाँ पे क्या होती है, क्रिया होती है। इसी को मिलन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। उनमें से जो है एक शुक्राणु जो है अंडाणु से क्या करता है, मिलाप करता है। आगे बात करते हैं युग्मनज की। ठीक है, युग्मनज की अगर बात करें, ये एक कोशिकीय आपका,
ठीक है। एक कोश के आपका जो है द्विगुणित जो है संरचना होती है, ठीक है। एक कोश के द्विगुणित संरचना पाई जाती है। आगे बात करते हैं, कह रहा जिसमें बार बार कोशिका विभाजित होने पर विभेदीकरण द्वारा एक नए प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब अगर इसकी हम बात कर ले थोड़ा सा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर बाई चांस ये आपका क्या है अंडाणु है और ये आपका क्या है शुक्राणु है, जब दोनों मिलेंगे तो आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद, निषेचन के उपरांत आपका क्या, जायगोट का निर्माण होगा, ठीक है। क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा, जो है यही आपका जो है युग्मनज कहलाएगा। जायगोट को ही क्या युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है ये आपकी कैसी क्रिया है, ये आपकी जो है अति धीमी प्रक्रिया की बात करते हैं। कह रहा है लैंगिक प्रजनन अलैंगिक जनन की अपेक्षाकृत अति धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि लैंगिक जनन जो है ये इसमें टाइम लगता है। आप देखे हैं कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में जब आपका शुक्राणु जो है अंडाणु से मिलता है, निषेचन होता है, निषेचन के उपरांत आपका जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट आपका जो है इसको क्या होते हैं, पूरे 9 मंथ जो है लग जाते हैं एक छोटे से शिशु को बाहर आने में। तो इतना लंबा जो है पीरियड लगता, इसीलिए इसको अति धीमी प्रक्रिया बोला जाता है। आगे कह रहा अवस्थाओं का एकांतर, ठीक है। जीवन चक्र में आगुणित व द्विगुणित प्रवस्थाओं का एकांतर रहता है। देखिए कह रहा है, अब आप ऐसे समझ लो, क्या आगुणित में आपका सिंगल यन होता है, द्विगुणित में आपका 2 यन होता है, ठीक है। ऐसी बात समझ लीजिए। अब देखो मनुष्य जो है उसमें कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। भाई आपका क्या है, मेल है, ये मेल हो गया और ये आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया। इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। अब दोनों में भाई आएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 46 जोड़े हो जाएंगे नहीं। अब 46 जोड़े तो इसमें होंगे नहीं भाई, मानव के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपके होंगे तो 23 ही जोड़े, 46 जोड़े तो हो नहीं जाएंगे। इसीलिए कह रहा है जो आगुणित हैं, यहाँ पे जब ये दोनों मिलते हैं तो ये कैसे होते हैं, आगुणित, मतलब कि आपके सिर्फ 23, ठीक है। और उसके बाद जो संतान बनती है उसमें आपके कितने, यानी कि 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े ही रहते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि ये एकांतर, अवस्थाओं का एकांतर क्रम है। इसमें आगुणित और द्विगुणित जो प्रावस्थाएं होते हैं उनका एकांतर बना हुआ रहता है। आगे बात करते हैं आपकी विभिन्नताएं की। कह रहा है वेरिएशन जो है लैंगिक जनन से नर मादा युग्मकों के, ठीक है। कह रहा है जो लैंगिक जनन होता है इसमें आपका जब नर और मादा जो है युग्मक मिलते हैं तो मिलने के बाद आपकी इसमें विभिन्नताएं जो है उत्पन्न होती हैं और ये संतान के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इससे लाभदायक लक्षण क्या होते हैं, आते हैं संतान में, ठीक है। भाई विभिन्नताएं नहीं होंगी तो एक जैसा नहीं होगा, एकदम फोटो कॉपी लगेगा, कैसे पहचानोगे आप। विभिन्नताएं होने से ही आपके क्या है, अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। आगे कह रहा है, बात करते हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं। अब अगर हम इसके जीवन चक्र की अवस्थाओं की बेटा बात कर लें, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भाई शेयर करते रहिए। हम आपके लिए एकदम सिंपल वे में लाए हैं, बाकायदा एकदम नोट्स बना के, ठीक है, सिंपल तरीके से। फिर भी आप चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, भाई चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हैं वो भी हमारी वीडियो को देख सकें। आप लोग हमें सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए, कह रहा जीवन चक्र की अवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं, कह रहा प्रजनन के संबंध में जो भी प्राणी हैं उनके जीवन चक्र में 3 जो है मुख्य प्रावस्थाएं पाई जाती हैं और उन 3 प्रावस्थाओं को बेटा हम जान लेते हैं। पहली किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था है, तीसरा आपका जो है रीणावस्था है, ठीक है। अब तीनों को हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी क्या है, किशोरावस्था है, ठीक है। वो सीटेट वाला नहीं, बाल्यावस्था जो है शेषावस्था किशोरावस्था वो अलग है, ये चीज़ हमारी अलग है, ये बायोलॉजी में है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले किशोरावस्था की। कह रहा किशोरावस्था ये किसी प्राणी के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल है। पूर्व प्रजनन काल का मतलब है कोई भी संतान है, कोई भी आपकी संतान है, अगर उसमें प्रजनन अंग जो है, मतलब या हम सीधी सी बात कहें, कोई भी लड़का है अगर वो प्रजनन लायक
हो जाता है तो उसको किशोरावस्था में नहीं रखेंगे। किशोरावस्था जो होती है एज, वो आपकी, या जो इसका ये फेस होता है वो कौन सा होता है, जनन से पहले वाला, यानी कि जब उसमें जनन क्षमता डेवलप हो जाती है उससे पहले की जो अवस्था होती है वही आपकी कौन सी कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। लिखा जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल, यानी कि प्रजनन करने वाला समय से पहले वाला काल, जब वो जन्म लेता है, जन्म लेने से बड़ा होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी दिखाएंगे आपको। इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है और किसी प्राणी के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में उपयोग हो जाते हैं। आगे किशोरावस्था में विभिन्न संरचनाएं होती हैं। किशोरावस्था को पादपों में कायिक अवस्था भी कहा जाता है। कह रहा जो किशोरावस्था है उसमें पादपों में कायिक अवस्था भी कहा जाता है। आगे अगर हम इसको देखें तो हमारी ये इस प्रकार की अवस्था है। देखिए कह रहा यहाँ पे ये क्या है, छोटे छोटा आपका शिशु है, यहाँ से ये बड़ा हुआ, बड़े से और बड़ा हुआ, बालक बना, बालक से और बड़ा हो गया बालक। तो ये जो अवस्था है अभी तक इसमें जो है आपकी जनन क्षमता का विकास नहीं हुआ। जब तक जनन क्षमता का विकास नहीं होता है और वो प्रजनन लायक नहीं होता है, ठीक है, तब तक आपका क्या कहलाएगा, ये जो है आपकी किशोरावस्था कहलाएगी। जो चीज़ आप समझ रहे हो वो बेटा अलग है। हाँ, आप जो कह रहे हो, कहना चाह रहे हो, हम समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, जब तक आपका क्या है, यहाँ पे जो है वो प्रजनन योग्य नहीं होगा तब तक वो आपका क्या है, किशोरावस्था में ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था की बात कर लेते हैं। कह रहा ये प्राणियों के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेता है। यानी कह रहा प्रजनन अवस्था का मतलब है कि ऐसी अवस्था जब जो भी जीव है वो प्रजनन के योग्य हो जाता है, यानी कि प्रजनन अंग उसमें क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जिससे वो पूर्ण तरीके से प्रजनन में सक्षम हो सकते हैं। प्रजनन अवस्था पर जो है अवस्था के प्रारंभिक काल को जो है यौवनारंभ कहा जाता है। कह रहा जो प्रजनन होता है, प्रजनन जो है अवस्था में जो प्रारंभिक काल मतलब जो आपका प्रजनन अवस्था उसका जो शुरुआत वाला समय होता है उसको यौवनारंभ जो है कहा जाता है। कह रहे इस काल में लैंगिक अंगों का विकास और परिपक्वता जो है होने लगती है। जैसे लड़कों में और लड़कियों में दोनों में क्या होते हैं, जब उसमें जनन अंगों का विकास होता है तब उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जब अगर अपलोड करेंगे। कह रहा है इस अवस्था में वृद्धि धीमी होती है। देखिए किशोरावस्था में वृद्धि क्या होती थी, तेजी के साथ होती है, परंतु इस अवस्था में जो वृद्धि है वो आपकी क्या होती है, धीमी गति से होती है। कह पुष्पधारी पुष्पों में ये अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। देखिए जो पुष्प हैं, पुष्प अगर कोई भी है उस पुष्प में ये अवस्था कब बेटा चालू होगी, जब आपका कोई भी पेड़ है, ठीक है, कोई भी आपका प्लांट है जिसमें पुष्प आते हैं, तो प्लांट में जब पुष्प आना प्रारंभ होगा उस समय ये प्रावस्था आपकी क्या होगी, चालू हो जाएगी। क्योंकि पेड़ों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा होता है, क्योंकि पुष्प में ही आपका क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर पाया जाता है। एक आपका स्त्री केसर कैसा है, स्त्री केसर फीमेल भाग है और पुंकेसर आपका कैसा है, मेल भाग है। जब ये दोनों डेवलप हो जाएंगे तो फूलों में ये अवस्था आपकी पादपों में ये अवस्था क्या कहलाएगी, ये आपकी जो है प्रजनन अवस्था कहलाएगी। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली आपकी जो है रिप्रोडक्टिव जो है फेस है, यानी कि इनमें क्या हुआ है, इनमें आपका प्रजनन क्षमता विकसित हो गई है, ठीक है। अब ये प्रजनन करके नई संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो गए हैं। आगे चलते हैं। कह रहे लैंगिक दृष्टि से दो प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं। कह रहे अगर लैंगिक जनन की हम बात करें तो इससे जो है दो प्रकार के आपके पादप पाए जाते हैं, ठीक है, जो पुष्पधारी होते हैं। एक मोनोकार्पिक होते हैं, एक आपके पॉलीकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक दो प्रकार के आपके जो है पुष्पधारी पादप पाए जाते हैं लैंगिक दृष्टि से। आगे इसके बारे में हम अगर बात करते हैं, कह रहा इसके अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ठीक है, कह रहा है ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। कह रहे मोनोकार्पिक जो प्लांट होते हैं
ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो विभाजन इनका किया गया है वो लैंगिक जनन के आधार पे पुष्पधारी पादप दो तरीके के बताए गए हैं। एक आपके मोनोकार्पिक, एक आपके जो है दूसरे आपके कौन से हैं, दूसरे आपके जो है पॉलीकार्पिक। ठीक है, दो प्रकार के हैं। अब दोनों की अगर बात कर लें, कह रहा ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। अब जैसे कोई भी प्लांट है, ये मान लीजिए आपका प्लांट है। अब इस प्लांट में क्या हुआ, ये सबसे पहले बीज से बनेगा भाई, बीज से बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, जब ये बीज से बना तो ये क्या करेगा, बड़ा होगा धीरे धीरे। बड़ा होने के बाद इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे। अगर कह रहा है जब ये क्या हुआ, पेड़ उगा, उगने के बाद ये खत्म हो गया, तब तक भाई जीवन काल कब तक होता है, उसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मृत्यु हुई। भाई क्या जीवन काल कब तक होता है कि उसने जन्म लिया, जन्म लेने से मृत्यु तक उसका जीवन काल होता है। ठीक है, अब कह रहा है भाई जीवन अवधि बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इस दौरान अगर कोई भी पेड़ है उसने सिर्फ एक बार पुष्प धारण किया है तो वो आपका कैसा होगा, मोनोकार्पिक होगा। यानी कि पुष्प जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार, कोई भी पेड़ है चाहे वो 100 साल लगा रहे परंतु उसमें फूल क्या आएगा, एक ही बार आएगा। तो इस प्रकार के हम पेड़ को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक बोलेंगे। आगे कह रहा है जैसे गेहूं हो गया। अब गेहूं आप दिखाएंगे अच्छे से समझ जाएंगे भाई, गेहूं को अगर दिखाएंगे अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चावल हो गया, मैरीगोल्ड, मूली, गाजर एवं हैनबेन, बहुत सारे आपके इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, कुछ बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं। कह रहे इसमें कुछ बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं, वो भी आपके क्या है, मोनोकार्पिक ही होते हैं। होते तो बहुवर्षीय हैं, अपना पूरा जीवन काल जो है 2 वर्षों में पूरा करते हैं। ये आपका क्या हो गया, जीवन काल की अगर बात करें तो 2 वर्ष में पूरा करेंगे, परंतु उसमें जो पुष्प आएगा वो एक ही बार आएगा। ठीक है तो 2 वर्षीय, परंतु पुष्प कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ गए? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कुछ बांस की प्रजातियां, मेलोकाना, ठीक है, वाम्बूसाइडी 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहती हैं। कह रहा है बांस की कुछ प्रजातियां हैं जो 50 वर्ष या इससे अधिक 100 वर्ष तक जो है क्या है, कायिक अवस्था में रहती हैं, परंतु फिर भी क्या कह रहा है, फिर भी जो है इनमें एक बार पुष्प एवं फल उत्पन्न करती हैं और मृत्यु हो जाती हैं। कह रहे इतने वर्ष जीवित रहने के बावजूद भी ये सिर्फ क्या करती हैं, एक बार ही फूल उत्पन्न करती हैं। और जब आपको मालूम है जब एक बार फूल उत्पन्न करेंगी तो मोनोकार्पिक उनको बोलेंगे। ठीक है, ऐसे कह रहा नीलकुरेजी, नीलकुरेजी जो है आपका, ये जो है पादप 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है। अब समझ लीजिए ये क्या है, 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल उत्पन्न करेगा। 12 वर्ष में 12 वर्ष बाद फूल आते हैं इसमें, सोच लीजिए आप। हाँ, अब यहाँ पे फिगर भी आपको दिखा दें। कह रहा है इससे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु किधर आता है, अगर पूछ लिए जाए केरल हो गया, कर्नाटक है, तमिलनाडु, और ये पहाड़ी स्थानों पे होता है। ठीक है, और जब इसमें फूल खिलते हैं तो नीले पुष्पों की चादर सी जो है फैल जाती है, जिससे उस वर्ष वहाँ जो है जो भी देखने वाले पर्यटक वगैरह होते हैं उनका आगमन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इसको देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। आप एक बार देख लीजिए कि कितना खूबसूरत जो है इसका नज़ारा लगता है। इस प्रकार से फूल खिलते हैं तो पूरी पहाड़ी आपकी जो है इस कलर की लगती है, एकदम बेहतरीन नज़ारा लगता है। 12 साल बाद खिलते हैं फूल, हाँ याद रखना है, 12 साल के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमने क्या बताया था, ये हमारे इस प्रकार से हैं। देखिए अगर बात करें आप मेरीगोल्ड, गेंदा को लीजिए, गेंदा भी जीवन काल में एक बार ही क्या करेगा, फूल देगा। मूली को ले लीजिए, चाहे आप गेहूं को ले लीजिए, चाहे आप जो है धान को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, ये अपने जीवन काल में सिर्फ क्या करेंगे, एक बार फूल देंगे। अब एक बार का मतलब जैसे आपने गेहूं का बीज बोया, गेहूं का बीज बोएंगे आप, बीज बोने से जो है पकने तक, जब उसे आप काटेंगे, काटने तक वो क्या, आप बताइए 2 बार फूल देगा, एक बार? भाई एक ही बार तो फूल देगा। गेहूं का फूल देखा ही नहीं है भाई, देखोगे कहाँ, जब सोकर 12 बजे उठोगे, जब आप सुबह सुबह खेत में जाओगे तब आप गेहूं के फूलों को देख पाओगे।
वाइट कलर के होते हैं, हल्के हल्के, बहुत ही माइन। हाँ ठीक है। आगे देखिए पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक की अगर बात करें कि पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, कह रहा पॉलीकार्पिक ये बहुवर्षीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। कह रहा पॉलीकार्पिक जो है ये बहुवर्षीय पादप हैं और ये जब परिपक्व होते हैं तो प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में, देखिए आप बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, लगे रहते हैं। कोई भी पेड़ है ये आपका लगा हुआ है, लगे रहते हैं और लगे रहने के बाद जब इनका मौसम आएगा अपने मौसम में फूल देंगे, फूल देने के बाद फिर से क्या है फल देंगे और फल देने के बाद जीव के त्यों क्या लगे रहेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे आपके फल होते हैं, फूल होते हैं। जैसे आप मान लीजिए आम ही का मान लीजिए, आम देखिए आम के जो फूल हैं जिसे बबौर आप लोग बोलते हैं, एक निश्चित समय में क्या है आपका जो है बबौर आता है नहीं आता। हाँ उदाहरण की अगर बात करें बेटा तो उदाहरण में आपका आम है, सेब है, जैक फ्रूट है, अंगूर है, संतरा है। कह रहा इनका अंतर पुष्पीय काल स्रोतों की उत्पत्ति के लिए लाभदायक होता है, अतः इस काल को पुनः जो है प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इसको जो है पुनः प्राप्त काल कहा जाता है। क्योंकि भाई कोई भी पेड़ है अगर उस पेड़ में एक मौसम में फूल आया, फूल देने के बाद फल बन गए, फल के बाद दोबारा से जब वो मौसम आएगा तो दोबारा से वही मौसम आने पे उसमें फिर से क्या होगा, फिर से जो है आपका फूल आएगा और फूल आने के बाद फिर से उसमें आपका फल आएगा। ठीक है, ये क्रम आपका प्रत्येक वर्ष हर सीजन में चलता रहेगा। जैसे आपका संतरा हो गया, सेब हो गया, आम हो गया और आपका अंगूर हो गया। आप लोग सेब नहीं देखे होंगे, संतरे के वृक्ष नहीं देखे होंगे, अंगूर के नहीं, पर आपके यहाँ आम तो हर जगह पाया ही पाया जाता है। आम तो हर जगह पाया ही पाया जाता है। तो आम आप देखें कि प्रत्येक सीजन में प्रत्येक साल जो है आपका जो फरवरी मार्च का होता है बसंत ऋतु जिसे बोलते हैं, उस टाइम जो है आपका इसमें क्या है आपका बबौर जिसे फूल बोलते हैं वो आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जंतु प्रजनन की। जंतु प्रजनन की अगर बेटा बात करें, कह रहा प्रजनन काल के आधार पे जंतु आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मौसमी होते हैं, एक कैसे होते हैं सतत होते हैं। ठीक है, एक कैसे होते हैं मौसमी होते हैं, एक सतत होते हैं। अब मौसमी की अगर बात करें, कह रहा मौसमी प्रजनक वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में मेढक है, छिपकली है, अधिकतम पक्षी और हिरण है। इनका एक जो प्रत्येक वर्ष कह रहा एक वर्ष है, उस वर्ष में जो एक फिक्स आपका समय है उसी फिक्स समय में ये क्या करते हैं प्रजनन करते हैं। ठीक है, डेली नहीं करते हैं, रोज नहीं करते हैं, उनका प्रत्येक वर्ष में फिक्स सीजन होता है, उस सीजन में ये क्या है प्रजनन करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आपका सतत प्रजनन। अगर सतत प्रजनन की बात करें तो कह रहा है सतत प्रजनन में उनकी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन प्रक्रिया होती है। कह रहा सतत प्रजनन में जो भी जीव जंतु हैं जब उनमें लैंगिक परिपक्वता हो जाती है तो उस समय वो किसी भी वक्त प्रजनन की क्रिया को कर सकते हैं। जैसे दुधारू पशु हो गए, मुर्गियां हो गई, चूहे, खरगोश, रानी मधुमक्खी आदि। और कह रहा ये परिवर्तन चक्र दो प्रकार के होते हैं। कह रहा ये जो परिवर्तन चक्र हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। देखो मुर्गियां हो गई आपकी, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, गाय हो गया, ये इसी प्रकार के आपके सतत प्रजनन के उदाहरण हैं। अब कह रहा है इसमें आपके जो भी है एक है रजचक्र या ऋतुस्राव। ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं, कह रहा ये चक्रीय परिवर्तनों का क्रम है जो रजो दर्शन से आपका जो है लेकर के रजोन विरत तक मादा प्राइमेट्स या जैसे बंदर है, लंगूर है, मनुष्य है के अंडाशय प्रजनन मार्ग व हार्मोन स्राव में होते हैं। और इसमें प्रजनन मार्ग का अंतः स्तर नियमित निकलता रहता है जो रजचक्र के रूप में कुछ रक्त के साथ जो है गुजरता है। कह रहा रजचक्र के किसी भी भाग में अत्यधिक संभोग इच्छा अनुपस्थित होती है। चक्र की लयबद्धता प्रत्येक महीने में होती है। देखिए अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, रजचक्र की, तो प्रत्येक जीव में जो है ये पाया जाता है
और ये आपका अधिकतर जीवों में 21 दिन का होता है। अधिकतर जीवों में ये आपको 21 दिन का देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बहुत सारे जीव हैं जिनमें 21 से लेकर के 38 दिनों तक आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो रजचक्र है वो 21 से 38 दिन का भी हो सकता है। और उसके बाद फिर से यही क्रिया क्या है, पुनः आपकी जो है रिपीट होती रहती है। प्रत्येक महीने में ये क्रिया रिपीट होती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि जो लड़कियों में क्या होता है आपका, लड़कियों में जिसको बोलते हैं EMC, ठीक है, पीरियड, मासिक धर्म, उनका एक क्रम होता है, निश्चित होता है कि 21 दिन तक, किसी में 21 दिन का, किसी में 38 दिन तक भी होता है। ठीक है। और ये प्रत्येक मंथ में क्या होता है, रिपीट होता रहता है। इसीलिए उनका क्या होता है, ये कंटिन्यू जो रजचक्र है, इस महीने आया, इस महीने के बाद कंप्लीट हो गया, फिर से अगले महीने आया, इस प्रकार से रिपीट होता रहता है। कह रहा है आज मान लीजिए 1 तारीख है, 1 तारीख से शुरू होगा और ये 21 दिन बाद क्या है, खत्म हो जाएगा। 1 तारीख ये इसका प्रारंभिक काल है और 21 तारीख जो है ये इसका अंतिम दिन है। इसके बाद पुनः दोबारा से क्या प्रारंभ हो जाएगा। कह रहा अगर कोई भी जीव है, अगर रजचक्र में गर्भ धारण कर लेता है तो उसमें दोबारा से रजचक्र नहीं आएगा। ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई भी जीव है, अगर वो क्या करता है, गर्भ धारण कर लेता है, यानी कि वो जो है संभोग करता है और आपका भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो दोबारा से उसमें आपका क्या है, रजचक्र नहीं आएगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है। रजचक्र क्या है, रजचक्र कंटिन्यू बार बार इसीलिए आता है जब गर्भ धारण नहीं होता। गर्भ धारण हो जाएगा, दोबारा आपका रजचक्र नहीं आएगा। ठीक है। आपको बता दिया रजचक्र सिंपल भाषा में क्या होता है, जैसे पीरियड बोलते हैं, प्रत्येक महीना बाद जो है जब आपका अंडाणु का निर्माण होता है, इस दौरान आपके जो अंडाणु है, अंडा से जो है अंडाणु का निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद जब शुक्राणु से मिलाप नहीं हो पाता है, तो फिर ये क्या होता है, बाहर आपका रिलीज हो जाता है, बाहर आकर के रिलीज हो जाता है। ये क्रिया इसमें आपकी क्या है, कंटिन्यू चलती रहती। अंडाणु का बनना, बाहर आकर जो है निकल जाना, इसके साथ ब्लड वगैरह भी जो है आपका आता है। ठीक है। ये आप समझ गए होंगे इतना। और इसमें ये पूरा मंथ का होता है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इस समय जो है आपका हमेशा आपकी जो है जो संभोग इच्छा है वो बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। संभोग इच्छा अनुपस्थित होती है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल होती है, जैसे हर दिन होती है। ठीक है। आगे मधचक्र की अगर बात करें, इसको डिटेल में हम मानव जनन में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं। मधचक्र की अगर बात करें, कह रहा मधचक्र जो है ये आपका जो है अप्राइमेट्स जो है स्तनधारी मादाएं के अंडाशय, प्रजनन मार्ग, हार्मोन में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। उदाहरण आपका ये गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, चूहा, चीता आदि में होता है। कह रहा इस चक्र के दौरान एक आपका जो है ओइट्रस काल होता है, जब मादा के रक्त में एस्ट्रोजन का स्राव अत्यधिक बढ़ जाता है, तो इसके कारण इसमें संभोग की इच्छा जो है तीव्र विकसित हो जाती है। अब इस काल में मादा नर के संपर्क में आती है। अगर हम मधचक्र की देखो बात करें सिंपल भाषा में, कह रहा है गर्मी में जो पशु होते हैं, पशुओं का गर्मी में आना। ठीक है। और ये सभी का क्या होता है, आपका अलग अलग जो है पाया जाता है। कुत्ते का अलग होता है, बिल्ली का अलग होता है, प्रत्येक जीव का अलग अलग पाया जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो मधचक्र को बोलते हैं गर्मी में आना, यानी कि हीटिंग अवस्था, जिस समय सबसे ज्यादा जीव में संभोग करने की इच्छा होती है। इच्छा क्यों होती है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, जो भी आपका एस्ट्रोजन का स्राव होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण इस समय जीवों में सबसे ज्यादा संभोग करने की इच्छा पाई जाती है। ठीक है। और इस समय जो है जीवों में अगर संभोग होता है और उनमें जो है नर और मादा दोनों मिलते हैं, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, तो गर्भ धारण की संभावना सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। जैसे आप देखें, आप जो पशु होते हैं, पशुओं में आप प्रजनन कराते हैं। ठीक है। जब पशु क्या होता है, हीट में होता है, तो सबसे ज्यादा वो क्या होता है, बेचैन होता है, चिल्लाता भी है।
ठीक है, दूसरों के ऊपर, पशुओं के ऊपर टांगे भी चढ़ाता है, इस प्रकार की हरकत करता है, क्योंकि उस समय उसमें संभोग की सबसे ज़्यादा क्या होती है, इच्छा होती है। आगे बात करते हैं, कह रहा गाय में ये 18 घंटा, कुत्ता बिल्लियों में लगभग 1 सप्ताह का। इस काल के अंत में इन मादाओं के प्रजनन काल का अंतः स्तर टूटता है और इनमें रसस्राव जो है होता है। कह रहा हिरण में आपका ओस्ट्रस काल 1 वर्ष होता है। कह रहा ओस्ट्रस काल जो है हिरण में क्या होता है, 1 वर्ष होता है, इसीलिए हिरण को मोनोएस्ट्रस कहा जाता है। आगे कह रहा है आपका कुत्ता जो है बाइस्ट्रस है, क्योंकि इसमें 1 वर्ष में 2 एस्ट्रस काल होते हैं। चूहे में ओस्ट्रस काल 1 वर्ष में कई बार होता है, इसलिए इसे पॉलीएस्ट्रस बोला जाता है। प्रत्येक जीव में इसका काल भी अलग अलग होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। डिटेल में हम मानव जनन में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कम से कम समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपका कम से कम समय में बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा आगे आपका अगला चलेगा जो है जीर्णा अवस्था। जीर्णा अवस्था में जो है कह रहा ये प्रजनोपरांत काल होता है। कह रहा ये जो काल है, जो प्रजनन वाला काल था, प्रजनन के आगे वाला जो अवस्था आती है उसी को हम जीर्णा अवस्था बोलते हैं। जीर्णा अवस्था में जो है प्रजनन जो है, प्रजनन के आगे वाला, जिसको हम आप अपनी भाषा में जो है वृद्धावस्था भी बोल सकते हैं। वृद्धावस्था ये आपकी सेम है। ठीक है, कह रहे इसमें जो है प्राणी के शरीर की कार्यकी एवं संरचना का पतन हो जाता है। प्राकृतिक मृत्यु का सहयोग समय के साथ बढ़ने लगता है। शरीर के सभी देह अंगों व ऊतक वगैरह जो है इनकी क्षमता घट जाती है, जैसे वृषण हो गया, फेफड़े हो गए, हृदय है, मस्तिष्क है, नेत्र है, रक्त है। ठीक है, रोग उत्पत्ति, अनियमितताओं का विकास बढ़ने लगता है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहे इससे जो है प्राणी की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद जो है हाँ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है आएगी, उसमें हम जो है मानव जनन के बारे में और पुष्प में जनन किस प्रकार से होता है उसको जानेंगे। ये हमारी तीसरी वीडियो थी। अब कल वीडियो हमारी जो है वो पुष्प से संबंधित आएगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।